कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल विजन इन्फिनिटी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नील बोहर के प्रमाण मॉडल की कमियां। देखो, मैं एक कहावत नहीं है कि अगर किसी को तुम एक उंगली दिखाओगे तो चार उंगलियां आपके पीछे आ जाएंगी। तो नील बोहर ने रदरफोर्ड की दो कमियों को दूर किया और उसकी वजह से इनके अंदर बहुत ढेर सारी कमियां आ गई। इन्होंने रदरफोर्ड के दो कमियों को दूर किया और दो कमियों को तो दूर कर दिया, लेकिन इनके अंदर इतनी कमी आ गई कि उस कमियों को दूर करने के लिए कई वैज्ञानिकों को आना पड़ा। तो इसीलिए होते किसी की बुराई अगर देखोगे तो तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो नील बोहर ने क्या किया अपने मॉडल में, उन्होंने तो पहले बात प्रमाण के अस्थायित्व की व्याख्या कर दी कि प्रमाण अस्थायी है, और दूसरी बात उन्होंने ये बताया कि प्रमाण का स्पेक्ट्रम असतत क्यों है। इन दोनों चीजों की व्याख्या उन्होंने कर दी आराम से, क्योंकि आपने देखा है कि जब एनर्जी वो असतत एब्जॉर्ब करेगा, जब तरंगदैर्घ्य असतत निकालेगा तो जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो असतत बनेगा। क्योंकि आपने देखा है कि हर ऊर्जा स्तर के बीच में गैप है। जैसे पहली ऊर्जा स्तर, उसके बाद दूसरी ऊर्जा स्तर, दोनों सटी नहीं है, उनके बीच में क्या ऊर्जा का अंतर है। समझ रहे हो ना, ये पहली ऊर्जा स्तर और ये क्या बेटा दूसरी ऊर्जा स्तर, इन दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच में अंतर है। समझ गया ना। तो जब अंतर है तो ये बंदा जो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा निकालेगा, इसके ऊपर वाला जो निकालेगा उसके ऊर्जा के बीच में अंतर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो, ये जैसे यहां वाला बंदा है, यहां आ रहा है, तो इससे जो ऊर्जा निकालेगा उसका ऊर्जा आ जाएगा hν1, इसकी आवृत्ति अलग होगी। ये जब निकालेगा तो इसकी ऊर्जा दूसरी आ जाएगी hν2, तो इन दोनों में अंतर आएगा ना। तो जब पर्दे पर पड़ेगी तो ये hν पड़ेगा, ये hν2 पड़ेगा, तो इसके बीच में अंतर आया कि नहीं आया, साथ में नहीं है ना। तो इसी को कहते हैं असतत। तो इस तरह से उन्होंने असतत स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर दी। लेकिन अब उनसे क्या क्या व्याख्या नहीं हुआ वो पहली बात समझ लो। इतना मेहनत करने के बाद केवल और केवल नील बोहर का प्रमाण मॉडल हाइड्रोजन प्रमाण की व्याख्या कर पाया। अभी तक तुम लोग यही पढ़ रहे थे, इतना मेहनत करने के बाद नील बोहर का प्रमाण मॉडल केवल हाइड्रोजन एटम की व्याख्या, मतलब ऐसे एटम की जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो बेटा, सिंगल। तो पहली इनकी जो लिमिटेशन है, कि पहली जो बात इन्होंने बताया कि यह मॉडल जो नील बोहर का प्रमाण मॉडल, इधर समझो बेटा, यह मॉडल केवल हाइड्रोजन प्रमाण या उसके जैसे प्रमाण, उसके जैसे प्रमाण, इनके जैसे प्रमाण कौन हो सकता है। देखो, एक तो हो सकता है, इधर देखो, हीलियम प्लस हो सकता है, लिथियम क्या हो सकता है 2+ हो सकता है आदि, उनके जैसे प्रमाण। मतलब ये मॉडल क्या करता है, यह मॉडल केवल हाइड्रोजन प्रमाण या उसके जैसे प्रमाण जिनके पास क्या होता है बेटा, जिनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके पास केवल एकल इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं बेटा, एकल इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी व्याख्या कर सका, पहली कमी क्या, ये लो, ये केवल व्याख्या कर सका। मतलब यह मॉडल केवल हाइड्रोजन प्रमाण या उसके जैसे प्रमाण जिनके पास केवल एकल इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी व्याख्या कर सका। मतलब पहला मॉडल यह है इसका कि यह मॉडल केवल और केवल ऐसे परमाणु की व्याख्या कर पाता है जिसके पास केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अगर एक से ज्यादा होगा तो ये व्याख्या, तो पहली कमियां होगी। मतलब ये क्या कर, अर्थात हम कह सकते हैं कि अर्थात बहु इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है बेटा, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं या अणुओं या अणुओं लिख लो, आयनों की व्याख्या नहीं कर सका। व्याख्या करने में क्या है बेटा, असफल हो गया, असफल हो गया। क्या हो गया बेटा, असफल हो गया। मतलब इतना मेहनत करने के बाद मुझे ये रिजल्ट पता चल गया 5-6 महीने से मेहनत करने के बाद कि तुम लोग
केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन के रहेगी, दूसरा कर ही नहीं पा रहे हो। आज तक भी नील का सही नहीं हो रहा है, केवल और केवल परिभाषाएं याद कर पा रहे हो बस, वैसे हो एकदम नील बोर की। तो यह मॉडल केवल हाइड्रोजन परमाणु या उसके जैसे परमाणुओं की व्याख्या करने में, अगर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे तो यह मॉडल पूरी तरह से फेल होगा, पहली कमी है। दूसरी बात यह आई कि इन्होंने जो वकील साहब थे, वकील साहब किसका नाम था, डी ब्रॉगली, उसी समय आ गए थे। उन्होंने कहा भैया इलेक्ट्रॉन तरंग है, और इन्होंने अपने मॉडल में इलेक्ट्रॉन के तरंग के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया। ये फेल क्यों हो गए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के तरंग गुण को बताया ही नहीं, कभी इन्होंने कहा ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह व्यवहार करता है, कि कहा इन्होंने 4-5 पॉइंटें दी, उस पॉइंटों में कभी एक बात इन्होंने बताई कि इलेक्ट्रॉन तरंग है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन को कण ही माना, यानी इनका मॉडल इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति के बारे में कुछ नहीं बताया। यह मॉडल क्या, दूसरी कमी क्या है बेटा, दो समझ लो, यही याद हो जाएगा। यह मॉडल इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की व्याख्या नहीं की। यह मॉडल, दूसरी बात क्या है बेटा, तरंग प्रकृति की व्याख्या नहीं की, यानी ये इलेक्ट्रॉन के तरंग शब्द को नहीं बताया। जैसे मेरी बात सुनो, अच्छा ये बता सकते थे, क्योंकि इन्होंने डिस्क्रीट बता ही दिया था, एनर्जी लेवल कंटिन्यूअस है, और दूसरी बात है डेल्टा ई बराबर आया था hc/λ, ये फार्मूला आया था ना, लेमडा आ रहा था तो विकर्ण में आ रहा था। अगर ये यहां पर एक शब्द कह देते कि इलेक्ट्रॉन भी तरंग की तरह बिहेव करता है जा, तो इनके मॉडल को ये कमियां नहीं रहती। इसलिए इन्होंने तरंग के बारे में, इलेक्ट्रॉन के तरंग गुण के बारे में कुछ नहीं बताया। किसी को डाउट क्या है, बोलो, कुछ है क्वेश्चन? हाँ, इन्होंने फार्मूला दिया, लेकिन इन्होंने इस फार्मूला है किसका, विकिरण का। जो सुनो, जो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है ना, समझ रहे हो ना, ये लैम्डा कहां पर प्रयोग, इलेक्ट्रॉन के लिए इन्होंने लैम्डा का प्रयोग नहीं किया। इन्होंने लैम्डा का प्रयोग सिर्फ कहां पर किया है, जो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है विकिरण के रूप में, तो उसका ये तरंग दैर्घ्य है। समझ गया ना, ये इलेक्ट्रॉन का नहीं है, ये तरंग दैर्घ्य किसका है। दो, इन्होंने एक बात बताओ, इन्होंने अपने फार्मूले में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या ज्ञात की, इलेक्ट्रॉन की कक्षा ज्ञात किया, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात की, कहीं इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य ज्ञात किया? इलेक्ट्रॉन पर तरंग जिक्र नहीं किया, क्योंकि इनकी इन्होंने उस बात को माना ही नहीं। तो ये वकील साहब क्या बोल रहे हैं, पागलपन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है। तो यह मॉडल इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की व्याख्या नहीं की, या यह मॉडल इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की व्याख्या करने में असफल रहा या नहीं किया, कुछ भी लिख सकते हो। अब देखो, इनकी एक बड़ी बात और है, कुछ भी नहीं लिखना है, इन्हीं दोनों में से एक लिखना है। इधर देखो, हाइजेनबर्ग एक आए थे, हाइजेनबर्ग, उन्होंने ये बताया कि अगर कोई माइक्रो, इधर समझो, हाइजेनबर्ग ने पढ़ाया, 11 में पढ़ाया जाता है हाइगेन और हाइजेंस दोनों में अंतर है। हाइगेन ने तरंग सिद्धांत दिया था, और हाइजेन एक वैज्ञानिक थे, हाइजेनबर्ग ने ये बताया था कि अगर कोई सूक्ष्म पार्टिकल है और वो बहुत तेजी से गति कर रहा है, बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकल बहुत तेजी से गति कर रहा है, तो उसका पोजीशन और मोमेंटम दोनों बताना एक साथ असंभव है। मतलब अगर मैं कहूं देखो देखो यहां इलेक्ट्रॉन है, जब तक मैंने इलेक्ट्रॉन का नाम लिया, इलेक्ट्रॉन इतनी देर चला और चला जाएगा। जब तक तुम पोजीशन गणना करोगे, उसके मोमेंटम या स्पीड को बता, मतलब उन्होंने ये बताया कि कोई अगर गतिशील सूक्ष्म कण है, बहुत तेजी से गति कर रहा है, तो उसके वेग को और उसके पोजीशन को एक साथ बताना असंभव है। क्या है बेटा, एक साथ, मतलब आपने अच्छे से, अगर मैं कहूं कि इस पॉइंट पर नहीं, इस पॉइंट पी पर अगर आपने उसका पोजीशन डिफाइन कर दिया कि पोजीशन x बराबर 2 मीटर है, मान लो पोजीशन आपने बता दिया, तो यहां पर वेलोसिटी आप एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि जैसे तुम पोजीशन बताओगे तब तक ये पार्टिकल कहीं और, मतलब ये इतना फास्ट है इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है कि इसके वेग को और इसकी स्थिति को एक साथ बताना, एक साथ, मतलब तुम अगर जितना अच्छे से पोजीशन बताओगे, इसके मेजरमेंट में उतनी ही गलतियां आएंगी, मतलब एरर आ सकता है। क्या आ सकता है? और इसका फार्मूला उन्होंने दिया था कि dx इंटू एम डी बी इक्वल टू, उन्होंने दिया था कि NH/4 हाँ, क्या
व्याख्या, केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी व्याख्या कर सका। हाँ उनकी व्याख्या कर सका, यानी यह मॉडल केवल हाइड्रोजन परमाणु या उसके जैसे परमाणु जिनके पास केवल इलेक्ट्रॉन एकल इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी व्याख्या कर सका, मतलब उन्हीं के बारे में ही बता सका, बाकी किसी के बारे में नहीं बता सका। क्या कह रहे हो बेटा? इसमें बेग नियत नहीं रहेगा ना, क्योंकि बेग नियत रहेगा तभी वो बता पाएगा। हाँ बेग नियत नहीं रहेगा। अरे इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करता है यार, बहुत तेजी से गति करता है इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने क्या किया, अभी आपने देखा कि इन्होंने अपनी कक्षा में पहले केस में आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन जैसे ये नाभिक है, आपने देखा इन्होंने पहली कक्षा की त्रिज्या बताई ना, क्या बताया, R1 बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉम, और इन्होंने इसके बेग भी बता दिया पहली कक्षा का, B बराबर क्या है 2.18 × 10 के पावर 7, मतलब 6 10 के पावर 6 सॉरी 10 के पावर 6। यानी यहां तुम देख रहे हो कि नील बोर का परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉन की स्थिति भी बता रहा है और इलेक्ट्रॉन का एक साथ दोनों बता रहे हैं। तो मतलब ये हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के खिलाफ हो गए, यानी उनकी बात इन्होंने नहीं मानी। हाँ तो कमियां है ना, क्योंकि हाइजेनबर्ग कोई मामूली क्या, हम सुनो, हाँ तुम फार्मूले में यूज कर रहे हो, क्योंकि नील बोर ने बहुत बड़ा बलिदान दिया इसके साथ, और इससे नई थ्योरी है। सुनो, तुमको पता है फिजिक्स में कोई लॉ आज वैलिड है, हो सकता है कोई लॉ कल वैलिड ना हो, क्योंकि आज जो लॉ वैलिड है वो कल वैलिड नहीं हो सकता है, नई खोज आएंगी, नई डिस्कवरी आएंगी। तो इन्होंने कोशिश किया, उस समय इलेक्ट्रॉन को इन्होंने तरंग नहीं माना, इसीलिए इन्होंने इन दोनों, जब इलेक्ट्रॉन तरंग हो जाएगा तो कैसे बताओगे, इलेक्ट्रॉन कब कण है कब तरंग, कोई बता सकता है क्या? तो इस चीज की तब कौन आए बेटा, श्रोडिंगर आए, फिर बहुत सारे वैज्ञानिक आए। तो यहां पर हाँ वैलिड नहीं यार, हाँ ये क्वेश्चन है कि वैलिड नहीं है तो पढ़ाती, अरे वैलिड की बात नहीं मेरी बात सुनो बेटा, देखो जब तुम कोई चीज बनाते हो, सुन में, जब पहली बार कोई चीज बनाते हो तुम, तो उसमें साइंटिस्ट के बारे में, फिजिक्स के बारे में उनकी कमियां बता रहे हैं, हाँ उनके गुण बता रहे हैं, और उसके बारे में साइंटिस्ट का नहीं है ये, साइंटिस्ट का गुण नहीं। अरे बेटा साइंटिस्ट ने जो ला दिया उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को जब तरंग माना गया, डी ब्रॉगली ने कहा, तो बहुत लोगों ने उस समय उनकी बात को नहीं माना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली के पास कोई प्रूफ नहीं था। उन्होंने उसके बाद तो प्रूफ बच्चों ने आके किया ना, जैसे जेपी थॉमसन आए, जर्मन और डेविसन आए, तो उन्होंने प्रूव किया इस बात को ना कि हाँ इलेक्ट्रॉन तरंग है। अब आज तो मानते इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह, लेकिन उस समय उनकी ज्यादा पॉपुलैरिटी, जैसे कोई एक साइंटिस्ट ने अपना थ्योरी दिया, कोई अपना रिसर्च पेपर दिया, तो सबके अलग अलग रिसर्च पेपर होते थे। लेकिन हाँ इनसे ऐसा नहीं कि नुकसान ही है, इन्होंने बहुत अच्छा, इन्होंने एटम के अंदर क्वांटम सिद्धांत लाया, इन्होंने डिस्क्रीट लेवल की बात की, इन्होंने अस्थायी ऊर्जा स्तर की बात की, ऐसा नहीं इन्होंने नहीं किया। लेकिन इन्होंने जब ज्यादा किया, जो बड़ा काम करोगे तो बड़ी गलतियां होंगी ना यार। ये नहीं कर हाँ इनसे जो क्वेश्चन है, जैसे इससे ऊर्जा, हाँ वेग, तो वो निकालना है तुम्हें, ये सब गलत नहीं गलत नहीं है यार, ये तुम्हें पढ़ना है। कमियों को पढ़ के तो हम अच्छाइयां ढूंढते हैं यार, समझ गए ना। तो आपको कोई तो ये मत सोचना कि जो कमियां हैं मतलब नील बोर को ही हटा दो, ऐसा नहीं है। तो चलो तीसरी बात क्या है, हाँ देखो, हाँ नहीं वो चीज नहीं है। तो चलो दूसरा क्या बेटा, यह हमारे इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की व्याख्या नहीं की। दूसरी बात क्या है, दो नहीं ऐसा नहीं, अभी सामने यह मॉडल हाइजेन, क्या बेटा, हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के विरुद्ध था। क्या था बेटा, हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के विरुद्ध था, क्योंकि उस सिद्धांत के अनुसार इधर दो, उस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन के वेग व स्थिति का, क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन के वेग व स्थिति का एक साथ शुद्ध रूप से मापना, क्या बेटा, शुद्ध रूप से मापना असंभव है। क्या बेटा, शुद्ध रूप से मापना क्या बेटा, असंभव है। यानी दोनों को एक साथ मापना क्या है,
यानी अगर तुम वेग को माप लोगे तो अच्छे से तो स्थिति में गलती हो जाएगी, और स्थिति को मापोगे तो, लेकिन ये तो माप रहे थे ना, तो विरुद्ध थे कि नहीं विरुद्ध थे। चौथी बात ये थी कि इन्होंने एक चीज नहीं बता पाई, और क्या, कि जब ये स्पेक्ट्रम लाइन है, स्पेक्ट्रम लाइन समझ रहे हो, जो ये जो स्पेक्ट्रम सीरीज अभी आपने पढ़ा है, परमाणु स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम, जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम पढ़ा है, तो जैसे ये स्पेक्ट्रम सिंगल लाइन है, जब इसको वैद्युत क्षेत्र में गुजारा जाता है, देखो जब इसको वैद्युत क्षेत्र में गुजारा जाता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसमें बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में, इधर तो ये बहुत बड़ी बात आई, जब ये स्पेक्ट्रम लाइन, एकल स्पेक्ट्रम लाइन को वैद्युत क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड में गुजारा जाता है, तो ये कई छोटी छोटी रेखाओं में टूट जाती हैं। इसकी भी व्याख्या करने में ये फेल हो गए, यानी ये नहीं बता पाए कि ये क्यों टूटती हैं। मतलब अभी एक लाइन थी ये स्पेक्ट्रम की, लेकिन जब इसको मैंने वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में गुजारा, तो उसकी व्याख्या करने, मतलब इसको कहते हैं जीवन या स्टार्क प्रभाव। क्या कहते हैं बेटा, लाइनों का वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में टूट जाना, छोटे छोटे लाइनों में ब्रेक हो जाना, विघटित हो जाना पतले पतले लाइनों में, उसे कहते हैं जीवन व स्टार्क प्रभाव। यानी यह नियम, हाँ वही तो, उसी की व्याख्या करने में ये फेल हो गए। अरे कमियां बता रहे, आगे फिर इसका प्रूफ हुआ है ना। तो यह मॉडल, हाँ इसके बाद सॉल्यूशन होगा। यह मॉडल बिखरता क्यों है? जी हाँ वही तो आगे मिलेगा। हाँ अरे वेब है ना यार, वेब बन गया, जब वेब, वही समस्या आ रही थी वेब वाली। यह मॉडल जीमान व स्टार, क्या बेटा, अरे यह मॉडल जीमान व स्टार प्रभाव की, अरे अब तुम लोग क्वांटम में जा रहे हो बेटा, ये बड़े हाई लेवल की डिसीजन है, यहाँ पर तुम्हें सिलेबस में नहीं मिलेगा। तो यह मॉडल जीमान व स्टार प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा। ये लो, ये दो कमियां निकाल रहे थे, और कितनी कमियां आ गई। पहली बात सुनो, यह मॉडल क्या हुआ, केवल और केवल ऐसे परमाणुओं की व्याख्या करता था जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। पहले समझ लो कमियां क्या, उसको बात कर लो। इसकी व्याख्या आपको हायर एजुकेशन में मिलेगा, जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ोगे, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर केवल इसकी कमियां बताएगी, तो समझ लो वो कमियां पूछेगा। यह मॉडल केवल हाइड्रोजन परमाणु या उसके जैसे परमाणुओं की, हाँ कि कमियां, ड्रॉबैक क्या थी। तो यह मॉडल केवल ऐसे परमाणु की व्याख्या करता है जिसके पास एकल इलेक्ट्रॉन होता था। एक से अधिक अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो यह मॉडल फेल हो जाता था। दूसरी बात थी कि यह मॉडल इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति के बारे में कुछ नहीं बताया, व्याख्या नहीं किया। यह मॉडल हाइजेन वर्ग के सिद्धांत के विरुद्ध था, क्योंकि यह मॉडल क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग दोनों एक साथ बता रहा था, जो कि क्या है, असंभव है। फिर देखो यह जो सिद्धांत, यह मॉडल जीमान व स्टार प्रभाव की व्याख्या करने में, तो ये चार कमियां हैं, इसको अच्छे से नोट कर लो। चलो नोट करो, इधर ध्यान दो बेटा। कह रहा है कि किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दिया है, एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यस, इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो ये 3.4 कहां, किस ऑर्बिटल की ऊर्जा है। अरे यार बहुत आसान है, इधर देखो पहले कक्षा की ऊर्जा कितनी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे कक्षा की ऊर्जा कितनी है, 3.4, माइनस है, यानी इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में आ रहा है दूसरी कक्षा में होगा, n बराबर 2। क्या होगा बेटा, तो दूसरी कक्षा की ऊर्जा होती है ना, हम जानते हैं इसको, मैं बहुत आसान विधि से बताता हूं। हम जानते हैं कि दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है बेटा, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है, ऊर्जा E बराबर होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही तो है। यानी n का अर्थात n बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अर्थात n बराबर 2। यानी दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी है। अब सुनो, अब हमें पता है कि फार्मूला क्या होता है कोणीय संवेग का। कोणीय संवेग L बराबर क्या होता है, कोणीय संवेग L बराबर क्या होता है, NH/2π। तो कोणीय संवेग यहां से L बराबर क्या हो जाएगा, 2H/2π।
2 से 2 कट गया तो एच अपान पाई, एल बराबर एच अपान पाई। अब वैल्यू उठा के रख दो, वैल्यू उठा के रख दो। क्या है वैल्यू कितनी है 6.63 गुणे 10 के पावर पाई का मान क्या है 3.14। भाग करो तो कितना आ जाए 3 दूनी 2 से काटो 2.1 आएगा ना, तो ये आ जाएगा 2.1 गुणे 10 के पावर माइनस 34। अब कोणीय संवेग का फार्मूला क्या होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, यही हो जाएगा कोणीय। समझ गए ना आप लोग। तो दूसरी कक्षा की ऊर्जा, हाँ किलोग्राम में जूल पर सेकंड, सही है। नोट कर लो, चलो नोट करो। समझ गए ना। तो बेटा कह रहा है कि कमरे के ताप पर एक गैसीय हाइड्रोजन है, उस पर हाइड्रोजन परमाणु ऐसे रखा हुआ है। इधर देखो, इस हाइड्रोजन परमाणु पर हम कुछ रेज की क्या कर रहे हैं बेटा, बमबारी कर रहे हैं। और इस रेज की ऊर्जा कितनी है 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही तो दिया है। मेरी बात को ध्यान से समझो। कमरे का ताप का मतलब हाइड्रोजन अपनी निम्नतम कक्षा में बैठा है। कहां बैठा है, हाइड्रोजन अपनी निम्नतम कक्षा में बैठा है। अब ये बंदा अपनी निम्नतम कक्षा से कहां तक जाएगा, बात को समझो। जब मैं इसको इतना ऊर्जा दूंगा तो ये कहां तक जा सकता है, तो हम n की वैल्यू निकाल लें। क्या निकाल लें, n1 का मान तो 1 है, n1 का मान क्या है बेटा, क्योंकि कमरे के था। अगर मुझे n2 पता चल जाए कि किस ऊर्जा स्तर तक जाएगा तो हम तरंग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, n2। तो पहले ये बताओ निम्नतम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, बताओ। हम जानते हैं हम जानते हैं निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन, समझो इधर, हाइड्रोजन एटम की ऊर्जा, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन एटम की ऊर्जा कितनी होती है, कितना होता है बेटा, E बराबर होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब बताओ इलेक्ट्रॉन, अब हाइड्रोजन को कितना ऊर्जा मिला, हाइड्रोजन परमाणु को हमने दिया कितना है, ऊर्जा कितना दिया है बेटा, ऊर्जा दिया हमने E2 मान लो, इसको E1 मान लो, और यह है 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दिया है। तो 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने पर इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में जाएगा, तो हम पता कर लें कि हाइड्रोजन एटम को प्राप्त ऊर्जा, हाइड्रोजन एटम की को प्राप्त ऊर्जा, तो ऊर्जा कितना हो जाएगा बेटा, डेल्टा ई बराबर हम कर दें, इन दोनों को अगर जोड़ दें, क्या कर दे बेटा, E1 प्लस जोड़ेंगे। अरे इसमें ये ऊर्जा दिया गया है ना, इतना ऊर्जा पहले थी इसके पास, इतना ऊर्जा मैंने दे दिया। पहले यहां पर देखो हाइड्रोजन एटम यहां बैठा है आराम से, ये इसके पास इतना ऊर्जा कितनी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पहली कक्षा में अपने बैठा हुआ है। इस बंदे को मैंने बाहर से ऊर्जा इलेक्ट्रॉन पुंज की बमबारी की, उसकी ऊर्जा कितनी है 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कूद के अब कहां जाएगा कोई पता, यानी n बराबर 2, समझो, फिर n बराबर 3 और n बराबर, इनमें किस में जाएगा उसकी हमें गणना, किस ऑर्बिटल में जाएगा। तो अब हम उस n की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं, तो पहले ऊर्जा इसको कितना मिला, जब इसको ऊर्जा दे दिए, सुनो, इसके पास दो, कितनी अच्छी बात है, -13.6 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा थी, इसको मैंने 12.5 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा दे दिया। अब ये बंदा इस ऊर्जा पाने के बाद इसके पास ऊर्जा कितनी होगी वही जाएगा। पहले कक्षा की ऊर्जा कितनी है बताओ 3.4, दूसरी कक्षा की, दूसरे की क्या है -1.5, फिर क्या है -0.8। अब इसमें किसी की ऊर्जा के बराबर हो जाएगा उसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कूद जाए। हाँ बराबर होगा, डिस्क्रीट वैसे दिया। हाँ अभी दो, चलो यहां से दो तो जोड़ो, तो डेल्टा ई बराबर कितना हो जाएगा -13.6 प्लस 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो करो कितना आ जाएगा, करो कितना आ जाएगा, -1 नहीं रहेगा, रुक जाओ, क्या कैसे आ जाएगा, तुम लोगों कितना आ रहा है,
6.1 आ रहा है। अरे 6 में से 1 निकालेंगे, 5 में से 6 में से 5 निकालेंगे, बचेगा। इसमें न्यूनतम 12 में से 13। हाँ रुक जाओ, बता रहे हैं। हाँ रुक जाओ, रुको मैं बता दूं। इसकी ऊर्जा कितनी आई, रुक जाओ मेरे साथ, इसको हटाओ घटाओ तो कितना आ जाएगा, 13.6 बटा 12.5, ये 1 आएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉइंट 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, -1.1। अच्छा ये बताओ -1.1 होगा कहाँ, 1.5 और यहां पर होगा, अरे यार -1.1 ये तो होगा, यानी यही तो होगा। 1.5 के बाद आएगा, फिर आएगा 0.85, तो इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन इसमें, और इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ, इस कक्षा में, बात को समझ। अरे यार वो तो या तो इसमें रहेगा, या तो इसमें रहेगा, या तो अच्छा मेरी बात सुनो, दोनों, हाँ मेरी बात सुनो, यानी 1 पॉइंट आपके पास आया -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहां पर ऊर्जा कितनी है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके ऊपर कितनी है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके पास में ज्यादा है, किस कक्षा के, इस कक्षा के पास में, इस कक्षा के, किस कक्षा में, ये वाला बंदा किस कक्षा के पास में, ऊपर वाले या नीचे वाले, ऊपर वाले के पास में ना। कितना फर्क है, 25 0, ठीक है, कितना फर्क है 0 पॉइंट, और इसमें आ जाओगे तो 0.6, तो कौन ज्यादा, यानी ये इलेक्ट्रॉन अब किस में जाएगा, चौथे में, किस में जाएगा बेटा, हाँ क्या, हाँ तुम ये कह रहे हो, तो मैंने आपको बताया कि नील्स बोर ने कुछ लिमिटेशन बताए, उन्होंने क्या बताया कि या तो ऑर्बिटल इस कक्षा में रहेगा, या तो इस कक्षा में रहेगा, या तो यहां पर इसको जोड़ने पर जो हमारे पास ऊर्जा आ रही है वो आ रही है -1.1 इलेक्ट्रॉन, यानी वो इस ऑर्बिटल के कक्षा के नजदीक, यानी इसका उत्सर्जन कहां हो रहा है, n बराबर 4 में हो रहा है, यानी ये हाइड्रोजन परमाणु कहां जाएगा, n बराबर 4 में जाएगा। हाँ 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 तुम नीचे आओगे सही, हाँ हाँ तुमने सही, यहाँ पर क्वेश्चन करो, कमरे के ताप पर गैसीय हाइड्रोजन पर 12.5 इलेक्ट्रॉन की पुंज। अब सुनो, जब इसको गर्म किया जाएगा, इसको ये ऊर्जा दी तो इसका तापमान तो बढ़ेगा, अरे ताप के कारण भी तो इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी, मेरी बात सुनो, ये इलेक्ट्रॉन को घर्षण भी तो लगेगा यार, तो यानी ये पास दो इधर तो आ नहीं सकता क्योंकि इससे गैप ज्यादा है, हाँ तो यहां पर ये देखो मेरी बात सुनो, जब भी ट्रांजिशन कराना और अगर देख लेना कि ऊर्जा स्तर के करीब है तो इसकी वैल्यू कितना लिख देना बेटा, ये लगभग बराबर किसके हो जाएगा, डेल्टा ई 0.85 इलेक्ट्रॉन, ये तो हो जाएगा। और जब ये -0.85 हो जाएगा तो ये किस कक्षा की बात कर रहा है, अर्थात इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेगा, अर्थात हाइड्रोजन एटम n बराबर 4 ऊर्जा स्तर में क्या होगा बेटा, उत्तेजित होगा। अब क्या होगा, जब ये यहां पहुंच गया, यानी ये इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 में अब ये ऊर्जा को लॉस करेगा ना, तो यहां पर दो, या तो इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें आएगा, मेरी बात सुनो, या तो इलेक्ट्रॉन देखो कितनी बार आ सकता है, देखो कितने स्पेक्ट्रम बन सकते हैं, मेरी बात सुनो। अब यहां पर आपको बहुत अच्छे से फील लेना, n बराबर 4, ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन यहां बैठा है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, तुम लोग सोचो कितने तरीके से वो आ सकता है, या तो वो डायरेक्ट इसमें आ जाए, यानी एक तो λ1 हो गया, क्या हो गया बेटा, λ1 4, क्या हो गया बेटा, 1 से 4 में आया, या तो ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट इसमें से इसमें आ जाए, इसको कहेंगे हम λ2 4, क्या कहेंगे बेटा 2, या तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा फिर यहां आएगा, यानी इसमें हो जाएगा λ2 1। अब देखो ये 3 बना, फिर देखो ये बंदा यहां से यहां आ सकता है, यानी हो सकता है λ4 3, यहां से ये बंदा यहां आ सकता है, क्या हो जाएगा बेटा 4 क्या हो जाएगा 2, हाँ 3 2, λ3 तो कितने तरंग दैर्ध्य बने, हाँ कहां से,
हाँ हाँ हाँ, फिर हाँ इसमें आने के बाद फिर ये बंदा इसमें ट्रांजिशन होगा। ये देखो सबसे पहले मेरी बात सुनो, सबसे पहले वो यहाँ आएगा, एक हो गया, फिर यहाँ पर आने से पहले दो यहाँ आया, अब यहाँ पर पहुंच गया, फिर दूसरे केस में ये बंदा यहाँ आ सकता है, फिर यहाँ आ सकता है, 3 ये हो गए। फिर दो, फिर यहाँ आने के बाद ये बंदा यहाँ आ सकता है या यहाँ, हाँ अब एक ये बना यहाँ से यहाँ आ सकता है। कहाँ है 3 1 3 1, कहाँ है 3 1? तो 6 तरह से इसका ट्रांजिशन हो सकता है, यानी ये 6 तरह की तरंगदैर्ध्य निकालेगा। यानी किस श्रेणी में जाएगा? 6 मतलब क्या है, क्या होता है? लाइमन, पास्टन, ब्रैकेट, ठीक है, 5 तो होते ही। तो यहां पर ये 6 तरह से क्या करेगा बेटा? स्पेक्ट्रम को निकालेगा, क्योंकि 6 तरह के ट्रांजिशन इसके पॉसिबल हैं। क्या है बेटा? तो अब प्रत्येक का हम लोग को क्या निकालने बेटा? λ1 निकालने। क्या निकालने? तो इसमें से इसमें आने का जानते हो फार्मूला आपके पास, यानी n का मान 4 आ गया। क्या आ गया बेटा? n का मान 4 आ गया। फार्मूला कैसे लगाओगे आप? आपके पास है n लास्ट वाला है, अंतिम, मतलब मेरी बात सुनो, ये सबसे ऊपर वाला कमरा है, उसके नीचे वाले कमरे और कमरे और कमरे, ये 4 कमरे। अब मेरी बात सुनो, ये n बराबर 4 है। एक बार फिर से समझ लो कितने ट्रांजिशन हो सकते हैं, और ये n बराबर 1 है। ये बंदा यहां से डायरेक्ट यहां आ सकता है, पहला ट्रांजिशन, समझ गया ना? हो सकता है ये बंदा डायरेक्ट यहां से यहां आए, दूसरा ट्रांजिशन हो सकता है ये बंदा यहां से यहां आए, तीसरा हो गया। फिर देखो ये बंदा यहां से यहां भी आ सकता है, क्योंकि निम्नतम में आएगा, पॉसिबिलिटी देखो। फिर ये बंदा यहां से यहां आ सकता है, समझ गया? देखो, और यहां से हो गया ना? अच्छा देखो अलग अलग है ना? तो 6 तरह के ट्रांजिशन हो सकता है, और सबके हमें तरंगदैर्ध्य निकालना। और तरंगदैर्ध्य कैसे निकालोगे? आपके पास फार्मूला क्या है? आपके पास फार्मूला 1/λ बराबर r1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब वैल्यू चेंज होगी। अब पहले तरंगदैर्ध्य के लिए देखो, पॉसिबिलिटी देखो, हम बात कर लें, ये हमारे पास n3 है और ये हमारा n2। अब की ट्रांजिशन कब हो? जब ट्रांजिशन कहां से हो बेटा? जब n1 बराबर 1 हो और n2 बराबर 4 हो। पहला ट्रांजिशन यहां से यहां वाला, तब क्या आ जाएगा? 1/λ बराबर, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/λ बराबर r, और ये क्या हो जाएगा? 1/1 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। तो r की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1.09 बोले 10 के पावर 7। अच्छा एक और फार्मूला तुमको बता देता हूं, तुम लोग अभी याद रहो, ठीक है? अभी बताऊंगा, रुक जाओ। यहां पर देखो, ये हो जाएगा 1 - 1/16, तो 16 यानी 15/16, यानी 1/λ बराबर आ गया। अरे यहाँ ट्रांजिशन के हिसाब से करना है बेटा। भाई दो कितने पॉसिबिलिटी केस हैं? जितने इलेक्ट्रॉन दो, तुम्हारी मर्जी है, तुम डायरेक्ट कूद के आओ। अब तुम ऐसे भी बच्चे हो सकते हो, पहले इस कमरे में कूदेंगे, तब उसके बाद उसमें जाएंगे। इलेक्ट्रॉन भी तुम्हारी तरह मनमौजी है ना यार, तो कितना कर सकता है वही पॉसिबिलिटी है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन या तो पहले से डायरेक्ट इसमें, तुम्हारे पास तुम जान लो ये ग्राउंड फ्लोर पे वो लगा हुआ है, लिफ्ट लगा है, और तुम इस ऊपर वाले कमरे में हो। अब तुम्हारा बात करो, या तो तुम यहां से डायरेक्ट यहां आओगे, पहली पॉसिबिलिटी है ना, ये तुम्हारा हो सकता है। या तुम कहो कि पहले से मैं चौथे से मैं दूसरे में आऊं, फिर मैं कहूं कि चौथे से मैं तीसरे में आऊं, ये हो गया ना। अब जब तुम तीसरे में आ गए, तब कह रहे हो नहीं अब मैं तीसरे से पहले में जाऊंगा, ऐसा हो सकता है। या तीसरे से दूसरे में जाएंगे, फिर दूसरे में आ जाओगे तो कहोगे दूसरे से पहले में जाएंगे। यानी इतने केसेस बन सकते हैं आपके ग्राउंड स्टेबल, ग्राउंड ऑर्बिटल में आने के लिए, बन सकते हैं कि नहीं? तो जितने केसेस बन सकते हैं उतने ही तरंगदैर्ध्य उत्सर्जित, उतनी प्रकार की ऊर्जा का अवशोषण करेगा, उत्सर्जन करेगा। समझ गए? और किसी को मेरी बात सुन, ये बीच में नहीं रुकेगा कहीं, ना तो यहां रुकेगा, ना तो यहां रुकेगा, ना तो ये तो बंदा या तो इसमें आएगा, या तो डायरेक्ट इसमें आएगा, या तो यहां से इसमें आएगा, या तो फिर क्या होगा? इसमें में से इसमें आएगा, या इसमें में से ये। इतनी पॉसिबिलिटी 6 है ना, तो 6 तरह के तरंगदैर्ध्य निकलेंगे। अब निकालो, इसको रखो, तो 15/16 आ जाएगा।
बात नहीं बेटा, तो लेमडा बराबर क्या आ जाएगा, यह है 1 to 4, क्या है 4 to 1 में ट्रांजिशन हो रहा है, तो ये हो जाएगा 16/50 इंटू 1.09 गुणे 10 के पावर 7। क्या, अरे मैंने उसको उलट दिया ना, तो एक तो 4/1 ऐसे निकाल लोगे, 15.35 क्या आ जाएगा, इतना सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, क्या 15.16, नीचे 16.35 अच्छा ऊपर तो 16 है। 16.35 इंटू 10 to the power 7। अब इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, बताओ मुझे, 0 पॉइंट तो चाहिए, बोलो ना कितना आएगा, 0.98, ज्यादा हो रही है। कितना है, अरे जल्दी बताओ बेटा, इतना तेज तुम लोगों का कैलकुलेशन है, हाँ कितना है बताओ मुझे, 0.978 गुणे, ये लो पहला निकल आया ना। अब ऐसे तुम लोगों को इससे दो, मेरी बात सुनो, मैंने पहला निकाला n1 से 1 n2 से 4, अब तुमको केवल क्या बदलना है, दो n1 का मान आप 1 यहां से दो, अब n1 का मान, n1 का 4 मान 4 रख दो, n2 का मान 4 रख दो, और n1 का मान क्या रख दो, 2 रख दो। फिर आप क्या कर सकते हो, n1 का मान 4 रख के n2 का मान 3 रख सकते हो, फिर आ जाओ, फिर दो n1 का मान 1 ही रहेगा हमेशा, यहाँ दो n2 कम रहे, n2 का मान यहाँ पर 2 रख सकते हो, n1 का मान 1 रख सकते हो, n2 का मान आप यहाँ 3 रख सकते हो, फिर n1 का मान 1 रख सकते हो, n2 का मान 3 रख सकते हो, n2 का मान 3 रख सकते हो, n1 का मान 2 रख सकते हो, ऐसे रख के आपको निकालना है, समझ गए, हाँ सबका 6 तरंग दैर्घ्य निकालना है, ठीक है, इतना नोट करो चलो।